गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का हिस्ट्री है और इसमें कुछ इस पार्ट का जो है दिल्ली संतुलन के बारे में 2 पार्ट हम पहले पढ़ा चुके हैं और आज लास्ट पार्ट है। उस पार्ट में कुछ क्वेश्चन बाकी है, उस क्वेश्चन को बता रहे हैं। सबसे पहले तुमको बता दें, जब भी क्वेश्चन अगर सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले, जो नहीं पढ़ना है तो उसको जूम करके आगे पीछे कर चाहे वीडियो चलते आगे पीछे छोटा बड़ा कर देख सकता है। उसमें कोई मैंने तुमको राइटिंग देखने के समझ में, जैसे मैं हटाऊँ अभी मान लीजिए स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर और पढ़ने की कोशिश करो। किताब मिला और उसमें जो क्वेश्चन है वो पढ़ा रहे हैं। ध्यान से सुनो। पहले 7वां क्लास है हिस्ट्री और दिल्ली संतुलन के बारे में बताना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी समझ में तवारी के लेखक तथा आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं। देखो, सबसे पहले तवारी के जो भी लेखक होते थे वो है जो है राजा के, यानी कि राजा के अनुसार पाले पोसे जाते थे और राजा पर जो भी उनको इनाम लेने का एक प्रकार का इनाम जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा इनाम मिले, और इसलिए सरकार जो राजा जो कहता था वहीं उसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखते थे और राजा की बड़ाई करते थे, जिससे पर राजा खुश होकर उनको इनाम देता था और इसे उससे जनता के बारे में कोई किसी प्रकार का फायदा नहीं था। अब देखो किताब में कैसे कैसे लिख रहा है, उसका ध्यान में देने की आवश्यकता है और ध्यान दो और क्या कह रहा है उसके बारे में। देखो, तवारी के लेखों में कुछ सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को समझ पर कर अनुमान लगा सकते हैं कि वे आम लोगों के बारे में लिखे थे या नहीं। देखो, क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि लिखे थे कि नहीं। ध्यान दो। सबसे पहले तवारी के लेखक प्राय नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते थे। वे अक्सर अपने ही इतिहास सुल्तानों के लिए अपने ढेर सारे इनाम पाने की आशा में लिखते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार तथा लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे और उनके विचार में बहुत से लोग सहमत नहीं थे कि उपरोक्त तथ्यों से अध्ययन करने पर पता ज्ञात होता है कि यह लोग आम लोगों की अपेक्षा अपने दानदाताओं पर अधिक लिखते थे। मैंने मान ली कि जो उनको कुछ अगर पैसा वैसा ज़्यादा दानदाता राजा है जो भी देते थे उनसे ज़्यादा उन पर लिखने की कोशिश करते थे। समझ में? तो इसलिए आम जनता की कोई ज़्यादातर उसमें मैंने कोई भूमिका चाहे उसके बारे में नहीं लिखते थे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। या तो फर्स्ट है कि अब दूसरा है कि पीछे जो है 9 पढ़ाते तब ये 10वां इसमें है। देखो है कि दिल्ली संतुलन के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग से एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादातर आसानी से स्वीकार किया जाए? देखो, सबसे पहले दिल्ली संतुलन के रजिया सुल्तान जब यहाँ पर मोहम्मद गोरी जब 1106 ईस्वी में दिल्ली के जब मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक 1206 में बनाकर चला गया था। कुतुबुद्दीन के मैंने जो बाद उनकी जो लड़की थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, और उसमें मुख्य रूप से रजिया सुल्ताना जो लगभग 1228 के करीब हुआ जो है मैंने राजा बनी। और राजा बनी तो वो जो है पूरे जेंट्स का कपड़ा पहनकर वह दरबार में आती थी, बढ़िया शासन करती थी। लेकिन जो है उनसे जो दरबारी थे उनको अच्छा नहीं लगता था, उनके कई बार रखने लास्ट में उनको मार दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार रजिया सुल्तान एक बहुत अच्छे शासिका थे। तो दिल्ली की प्रथम शासिका कही जाती थी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका तो रजिया सुल्तान थी। अब देखो रजिया सुल्तान के बारे में और अभी के कारण उसमें कह रहे आज की महिला, तो आज की महिला देखो अगर उसी का देन है कि आज मैंने उसी के समझ में कि दिल्ली में भी बैठ सकती थी। आज जो है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब चीज़ महिला बन सकती है। यहाँ की IPS IAS सब चीज़ बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जो काम पुरुष करते हैं उसी जो काम महिला भी कर सकती है। इसमें कोई भी आज के ज़माने में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ठीक है, चलो अब बुक से देखते हैं कि क्या 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 बता रहा है। ध्यान से सुन। तो इसमें कोई शक नहीं कि उस समय रजिया सुल्ताना तथा उसके व्यवहार अपने समय में कोई समस्या नहीं थी तथा उसे आज भी कानूनी तौर पर पुरुषों के साथ सभी प्रकार की समानताएं थी। एक ही कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे देखो क्या क्या कुछ उदाहरण भी है। पुरुष के समक्ष उन्हें भी बराबरी का मताधिकार प्राप्त है, आज भी है। उन्हें चुनाव लड़ने तथा नेतृत्व करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है, ये सब प्राप्त है, अभी भी है। और स्त्रियों के साथ लिंग भेद के आधार पर भेदभाव करना कानूनी अपराध है। कोई अगर भेदभाव करता है तो उसे कानून की तरह उसे केस किया उसके जेल भेजा जा सकता है। स्त्रियों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक में भी भारी यानी समानता का अधिकार पर यह सभी प्रकार के आसान तरीके से उनको अधिकार इसमें प्राप्त है। आज के ज़माने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों के जंगलों को क्यों मैंने कटवाना चाहते थे और क्या आज भी
जंगल उन्हीं कारणों से काटे नहीं। दिल्ली के सुल्तान सबसे पहले कि दिल्ली को उस समय ज़्यादातर यानी कि दुआ जो गंगा जमुना के द्वार थे उस क्षेत्र में ज़्यादा जंगल थे। जंगलों के यानी कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, जंगलों को साफ करना और यानी डाकू को लूटने, यानी मान लीजिए कोई माल अगर जा रहा है तो जंगल झाड़ी पड़ता था, कोई डाकू ना लूट ले। इस प्रकार जो है अनेक जो अपने सुरक्षा के लिए जो जंगलों को कटाया और कृषि को बढ़ावा देने के लिए उस समय ज़्यादा यानी यानी जंगलों को साफ किया जाता था। ठीक है, अब देखो बुक से क्या क्या हो है लिख रहे हैं उस समय, उस जमाने में क्या क्या कृषि में, देखो ध्यान से। भीतरी क्षेत्रों में स्थिति में अधिक मजबूत करने के लिए शिकारी संग्रह को और चवारों को उनके पर्याप्त माने प्रवास में खदेड़ने के लिए तथा कृषि भूमि के विस्तार करने के लिए, कृषि कार्य में प्रोत्साहन देने के लिए तथा व्यापार मार्गों सुरक्षा के लिए, क्योंकि जंगलों में व्यापारी का माल लूटने पर भय सदैव बना रहता था। और क्षेत्रीय व्यापार भी उन्नति के लिए जंगलों का सफाया किया जा रहा था। इन अभियानों के दौरान गंगा जमुना के दोआबों में जंगलों को साफ किया जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, प्रति आज भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जंगली की कटाई कर रहा है। देखो सबसे पहले कि यह जंगल की आज भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वार्थ के लिए लोग जंगल को काट रहे हैं। लेकिन आजकल कृषि के क्षेत्र में उस समय के अलग जो राजा अपने अनुमान से कृषि के लिए, जंगल साफ करने के लिए, व्यापार के लिए तरह तरह के लोग करते थे, लेकिन आजकल अपने स्वार्थ के लिए काटते। ठीक है, तो कुछ एक क्रिया करा परियोजना कर है उसमें करके देखे कि मैं उसमें परियोजना कार्य कर में देखे। सबसे पहले कह रहा है कि ध्यान से हम क्वेश्चन किताब से पढ़ रहे हैं, ध्यान दो, है कि क्या पता लगाइए कि आपके वही इलाके में तथा दिल्ली सुल्तानों द्वारा बनाई गई कोई इमारत है क्या आपके इलाके में कोई और भी ऐसी इमारत है जो 12वीं से 15वीं सदी के बीच बनाई गई। इनसे कुछ इमारतों में वर्णन कीजिए तो उनसे रेखा देखो। हम यहाँ इधर देहात क्षेत्र में यहाँ देखेंगे, बिहार में लगभग दूसरे क्षेत्र में यहाँ पे दिल्ली संतुलन का कोई इमारत नहीं है। और देख सकते हैं हाँ पूरा उससे प्राचीन भारत में जब जाएंगे, प्राचीन भारत में यहाँ केसरिया बौद्ध स्तूप है और भी जो बौद्ध धर्म के जय वैशाली बौद्ध स्तूप है। तो इस प्रकार कुछ बौद्ध स्तूप है, लेकिन यहाँ भी दिल्ली संतुलन के बारे में यहाँ लगभग यह ना के बराबर है, क्योंकि उस समय और यहाँ हाँ दूसरे राज्य में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे तो वो दिल्ली संतुलन के कुछ जो है मकान यानी कि कुछ बनया मिल सकते हैं। और तो बिहार में या इस क्षेत्र का कार्य तो अपने क्षेत्र में शायद यह ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने क्षेत्र में ये किसी प्रकार का नहीं है, दूसरा करता तो उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज यह पार्ट जो है दिल्ली के शासक यह समाप्त हुआ और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं। तो धन्यवाद।